है, सर्द मौसम है, दुश्वारियां हैं। चुनावी माहौल है, सर्द मौसम है और दुश्वारियां हैं। विरोध प्रतिरोध हैं, विरोध प्रतिरोध हैं। सहमत का खेल है और सत्ता की सियासत की तैयारियां हैं। चुनावी मौसम है, चुनावी माहौल है, सर्द मौसम है, दुश्वारियां हैं। सहमत का खेल है और सत्ता सियासत की तैयारियां हैं। तो दोस्तों, उपचुनाव केदारनाथ, चूंकि धार्मिक आध्यात्मिक रूप से तो हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, देश, गंगोत्री, यमुनोत्री जो भी हैं, उत्तराखंड के 4 धाम देश विदेश में भारत की एक अटूट अडिग श्रद्धा, निष्ठा, आस्था और विश्वास का केंद्र तो है ही, साथ में सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक रूप से भी इनका बेहद और भौगोलिक रूप से भी इनका बेहद अधिक महत्व है जी। तो आज चूंकि केदारनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं, कुछ पंच केदारों के भी कपाट बंद हो चुके हैं, गंगोत्री के कपाट बंद हो चुके हैं, तो आज क्यों ना चर्चा की जाए केदारनाथ उपचुनाव पे जी। क्योंकि ये सियासी दांव पे का खेल ही नहीं, बल्कि एक सियासी सत्ता की प्रतिष्ठा का भी केंद्र बन चुका है और जिस पर सभी की नजरें हैं। क्योंकि अब केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे भी है, वो एक देश विदेश का एक जाना पहचाना नाम है, जाना पहचाना क्षेत्र है, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की आर्थिकी ज्यादातर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री पर टिकी है, उनमें से भी सबसे ज्यादा केदारनाथ पे ही टिकी है जी। क्योंकि केदारनाथ में कपाट बंद होने के बाद जो आधिकारिक आंकड़ा है मंदिर समिति का, वो तकरीबन 16 लाख है। और अगर जो दर्ज किए गए हैं आंकड़े, और बहुत सारे आंकड़े दर्ज नहीं भी, लगभग 30% ऐसे होते हैं यात्री जिनकी सरकारी रिकॉर्डों में दर्ज भी नहीं होता है। तो आप लगा सकते हैं तकरीबन 5-6 लाख यात्री ऐसे रहे होंगे जो आंकड़ों में भी दर्ज नहीं थे, बावजूद इसके उन्होंने केदारनाथ की यात्रा की। और सबसे ज्यादा कह सकते हैं तकरीबन 22 लाख जी, 22 लाख यात्री इस साल केदारनाथ गए, ऑफिशियल और अनऑफिशियल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार। तो निश्चित रूप से वहां जो उपचुनाव हैं उनको लेकर काफी शोर शराबा भी है, सभी की नजरें हैं, निगाहें हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जो चुनाव हैं वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन सवाल ये है कि जहां पूरे भारत में अन्य जगहों पे जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं और क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने युवा उम्मीदवारों को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में क्या ऐसा हो गया है, क्या ऐसा अकाल पड़ गया है कि सिर्फ और सिर्फ पुराने चेहरों पे, और पुराने भी इतने पुराने कि 90 के दशक के चेहरों पे ही दांव खेला जा रहा है, चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हों और क्षेत्रीय पार्टियां। तो यहाँ कह सकते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों का तो सुपड़ा ही साफ है, क्षेत्रीय पार्टियां तो यहाँ कहीं नजर ही नहीं आती है जी। हम ये बात यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि 90 के दशक में भी जो चेहरे यहाँ पे राजनीति, सत्ता, सियासत में थे, आज भी वो हैं, वो 3-3, 4-4 बार विधायक बन चुके हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की कि बार बार उनको ही टिकट दिया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में आप देखो, महाराष्ट्र में देखो, राजस्थान, उससे पहले हरियाणा, अभी हरियाणा में चुनाव हुए, J&K, जम्मू एंड कश्मीर में हुए, झारखंड में चुनाव होंगे, महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, इससे पहले भी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में चुनाव हुए। तो युवा चेहरों, तकरीबन आधे चेहरे युवा चेहरे थे उनमें। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा क्या है कि शराब भी वही है, लेबल भी वही है और बोतल भी वही है, कुछ नहीं बदला है। और आपको पद जान के हैरानी होगी, ताजुब होगा, और ये भी कि लोकतंत्र की किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जाती हैं। एक विधायक को उत्तराखंड में 3.5 लाख
वेतन भत्ते दिए जाते हैं। उसके बाद 42,000 या 48,000 तक उसको पेंशन दी जाती है। 2 बार विधायक बन गया तो 84,000, 3 बार विधायक बन गया लगा लो 1,26,000, 4 बार विधायक बन गया तो 1,68,000। जी, जितनी बार विधायक बनेगा उतनी बार उसकी पेंशन मिलेगी। और कई विधायक यहाँ 4-4, 5-5 बार, 6-6 बार भी विधायक रहे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि सरकारी खजाने की कितनी लूट मची हुई है और कितना वेतन उनको बढ़ाया जा रहा है, जबकि उनकी लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ नहीं है। जी, उनको कोई सरकारी कर्मचारियों की तरह 9 बजे या 10 बजे से 4 या 6 बजे तक की ड्यूटी भी नहीं करनी पड़ती है। संसद हो या विधानसभा के कुछ चंद सत्र होते हैं 15-15 दिन के, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और वर्षाकालीन। उन सत्रों में भी वो जाते हैं, नहीं जाते हैं, उस पर उनको कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो चाहे तो बिल्कुल ही ना जाएं, वो चाहे तो 2 दिन जाएं, 3 दिन जाएं या जाएं ही नहीं, कोई सवाल जवाब उनसे नहीं होता है, क्योंकि आरटीआई के दायरे से भी बाहर रखा गया है विधायकों और सांसदों को। ये भारतीय लोकतंत्र है, आप क्या कहेंगे, ये थोपा गया लोकतंत्र है या इन लोगों ने सत्ता सियासत का तमाशा बना दिया है। ये सत्ता सियासत को ही एक ड्रामा बना दिया है और लोकतंत्र को लूटतंत्र, वोट तंत्र और नोट तंत्र में तब्दील कर दिया है। जब चाहे जैसे वो नई परिभाषाएं गढ़ते हैं लोकतंत्र की, नियम कानून अपने अनुकूल और अपने कॉरपोरेट मित्रों के, और जो यहाँ पे माफिया और दलाल हैं और कॉरपोरेट मित्र उनके हैं, उनके मन माफिक जब चाहे तब संशोधन किए जाते हैं, नियम कानून बदले जाते हैं और चेहरे तो वही रखे जाते हैं। चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार उन्हीं चेहरों पर दांव खेल रही है। उत्तराखंड की बात करें, जिन चेहरों को हम 90 के दशक से देखते आए हैं और आज भी वो चेहरे मौजूद है, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि अन्य राज्यों में जहां युवा चेहरों पे तरजीह दी जा रही है, उनको चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है, क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा भी और राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा भी। तो उत्तराखंड में ऐसा क्या है कि सिर्फ वही चेहरे, वही बोतल, वही शराब, वही और लेवल भी वही, कहीं कुछ नहीं बदल रहा है और इस पे जनता भी नाराज है। लेकिन जनता की नाराजगी भी सतही नाराजगी है, उसमें कोई गहराई नहीं है, क्योंकि वाकई में जनता में आक्रोश होता, वास्तविक नाराजगी होती तो वो सत्ता सियासत के जिन्होंने सत्ता सियासत की दलाली और नीलामी पे उतर आए हैं, उन चेहरों को बदल देते, उनको नकार देते या वोट का ही बाइकआउट कर देते। जैसे नॉर्थ ईस्ट में वोट का ही बाइकआउट, 600 ग्राम सभाओं ने, जी, नॉर्थ ईस्ट में जब चुनाव हुए तो लोकसभा चुनाव में ही 600 ग्राम सभाओं ने चुनावी बाइकआउट कर दिया। क्यों? कारण हम बताते हैं। कारण था कोई भी कैंडिडेट मनमाफिक नहीं था, सब पे भ्रष्टाचार के आरोप थे और सब सत्ता सियासत की दलाली और नीलामी पे आरोप थे, इसलिए वहां की जनता ने बाइकआउट कर दिया। तो उत्तराखंड में भी इससे उत्तर हालात नहीं है। हमने विगत उत्तराखंड गठन के बाद यहाँ के जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों का विनाश होते देखा है। यहाँ पे कोई प्रभावी कानून न होने के कारण उत्तराखंड में अन्य चीजें हुई हों न हुई हों, विकास के पायदानों पे जिन लोगों ने शहादतें दी, कुर्बानियां दी, जिन गढ़वालियों और कुमाऊनियों ने, आज वो सत्ता सियासत से बेदखल हैं, वो नौकरियों से बेदखल हैं, वो प्रॉपर्टियों से भी बेदखल हैं। यानी शक्ति, संसाधन, पूंजी और सरकारी नौकरियां होती हैं, शक्ति, संसाधन, पूंजी होती है या एसेट्स होते हैं, उस गढ़वाली समुदाय को उससे ही बेदखल और दरकिनार कर दिया गया है। हमारे बीच से निकले हुए उन चंद जनप्रतिनिधियों ने जो चंद सिक्कों और चंद नोटों की खातिर बिक गए हैं, जिनका ईमान, जुमान सब कुछ बिक चुका है। वो कहते हैं ना, तन बिकता है, मन बिकता है, मानव जीवन भी बिकता है। जब धन की अति पूजा होती है तब यार वतन भी बिक जाता है, तब यार वतन भी बिक जाता है। इन्होंने सब कुछ बेच दिया है, अपना ईमान, जुमान, मातृभूमि, सब कुछ इन्होंने ताक पे रख के, जिस प्रकार से सत्ता सियासत से लेकर लोकतंत्र की नीलामी और लोकतंत्र की दलाली पे ये लोग उतर आए हैं, उससे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और जनता जनार्दन की जहां तक बात है, वो भी शायद
या तो उसको चुप रहने की आदत ही पड़ चुकी है, या भारतीय जनता का यही वो रह गया है, क्योंकि भारतीय जनता हमेशा मूक दर्शक बनी रही। यहां महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, मुगल, तुर्क, अफगान, मंगोल, अंग्रेज सब ने यहां पे आक्रमण किया, और सिर्फ 20,000 40,000 की फौज लेकर इन्होंने यहां के लोगों को खूब रौंदा, नेस्त नाबूद किया, सत्ता सियासत को उखाड़ फेंका और भारत को गुलामी के दौर में ले गए 1000 सालों तक। लेकिन भारतीय जनता, जो कि करोड़ों की संख्या में उस समय भी मौजूद थी, चुपचाप रही। तो चुपचाप तमाशा देखने के, जनता के चुपचाप तमाशबीन बनने के कारण ही क्या जो हमारे यहाँ गोरे अंग्रेज, काले अंग्रेज हैं, जो अंग्रेज तो चले गए, मुगल, तुर्क, अफगान भी चले गए, लेकिन जो ये हमारे बीच काले अंग्रेज हैं भेड़िए के रूप में, क्या इन्होंने लोकतंत्र का तमाशा बना दिया है और जनता को भी तमाशा बना के तमाशबीन बनने पर मजबूर कर दिया है? ये सवाल उठता है। तो आज चर्चा हम कहां से शुरू करें? केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव से ही करेंगे, क्योंकि केदारनाथ एक ऐसा क्षेत्र है जो देश विदेश में प्रसिद्ध है और प्रतिष्ठा जो भी हो यहाँ पे। लेकिन कहा जा सकता है कि इस समय उम्मीद थी कि कुछ नए चेहरों को तरजीह दी जाती, राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा भी और क्षेत्रीय पार्टियों के द्वारा भी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। वही पुराने चेहरों पे दांव खेला गया। और केदारनाथ की बात करें तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट मैदान में है नहीं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा लगता है नहीं। इससे ज़्यादा तो 2022 के चुनावों में ज़्यादा कंपटीशन था, जब तकरीबन 2 दर्जन कैंडिडेट्स चुनावी समर में, चुनावी मैदान में, चुनावी दंगल में खड़े थे। लेकिन इस बार महज 5 उम्मीदवार ही चुनावी दंगल में हैं। तो अब जो चुनावी पंडित हैं या क्षेत्रीय जो समीकरण हैं, वो कुछ इस प्रकार बयां कर रहे हैं कि कहीं आज तक जो भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है उत्तराखंड में, देश के अन्य भागों में भी जो मृतक आश्रित हैं, दिवंगत विधायक हैं, दिवंगत मंत्री हैं, उन्हीं के परिजनों को टिकट दिया जाता था। उत्तराखंड में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 बार ऐसा हो चुका है जब दिवंगत विधायकों या मंत्रियों के परिजनों को ही टिकट दिया गया। लेकिन इस बार ये परिपाटी भी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ी है। तो क्या ये दांव भारतीय जनता पार्टी का जो ये सियासी दांव है वो सही दिशा में पड़ेगा या उल्टा पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और साथ ही चुनावी पंडित जो क्षेत्रीय जो समीकरण हैं और तमाम सुगबुगाहट है जो चुनाव को लेकर क्षेत्र में, वो ये भी सवाल उठते हैं कि जो दिवंगत विधायक थी शैला रानी रावत, उनकी जो लड़की थी ऐश्वर्या रावत, उनसे भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो इस बार उनके पास मौका था या मौका है कि वो इस चुनावी दंगल में निर्दलीय ही सही कूदे और अपनी ताकत दिखाए। लेकिन वो ऐसे करने से 2 कदम पीछे हट गई। उन्होंने चुनाव में निर्दलीय रूप में भी नामांकन नहीं किया और सत्ता सियासत से एकदम से वो नेपथ्य में चले गई। तो ऐसा पर्दे के पीछे क्या हुआ जो वो चुपचाप और खामोशी की चादर ओढ़ के चुपचाप अपने घर तक ही सीमित रह गई। तो इसको लेकर चुनावी पंडित कह रहे हैं कि ये कहीं उनको भारी न पड़ जाए, क्योंकि उनकी राजनीति, कहीं तो ये कह रहे हैं कि उनकी राजनीति शुरू होने से पहले ही उन्होंने खुद ही अपने हाथों अपनी राजनीति खत्म कर दी है जी। क्योंकि इस समय ऐश्वर्या रावत अगर निर्दलीय विधायक भी उठती, ये हमारा कोई व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं है, फिर आप हमें व्यक्तिगत उस पे मत, निशाने पे मत लेना। ये इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि उनको एक तो सहानुभूति थी, 2 साल में उनकी जो माँ थी वो दिवंगत हो गई। दूसरा, उनके व्यक्तिगत पहचान भी उनकी माँ की रही, जो सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ी रही, शिक्षा से भी जुड़ी रही और राजनीति से भी जुड़ी रही। तो जाहिर सी बात है कि उनका अपना एक इंडिविजुअल जो वोट बैंक था वो भी था ही, सहानुभूति की वोट भी थी ही,
और जातिगत समीकरण भी उनके पक्ष में थे। तो आखिर ऐश्वर्या रावत ने निर्दलीय विधायक के रूप में नामांकन न करके कहीं बहुत बड़ी भूल तो नहीं कर दी? जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये चुनावी पंडित कह रहे हैं। और ये भूल कहीं उनको भविष्य में भारी तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस बार वो अगर चुनावी दंगल में कूद जाती और उनको 8-10 हजार वोट भी पड़ जाते तो इससे ये साबित हो जाता कि हाँ, उनका जनाधार है, उनका दखल है और भविष्य में वो कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इससे उनको कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी में उनका रसूख और बढ़ जाता। लेकिन वो खामोशी का चादर ओढ़ के न तो वो चुनावी अभियान में शामिल हैं और कहीं कुछ वो बिल्कुल नेपथ्य में दिखाई देती हैं। तो इसका क्या नफे नुकसान उनको होंगे दूरगामी और तात्कालिक रूप से, ये देखना बाकी रहेगा। दूसरी तरफ एक और कयास लगाए जा रहे थे वहां पे कि निर्दलीय विधायक के रूप में कुलदीप रावत, जो पहले भी राष्ट्रीय पार्टियों को वहां पे कड़ी टक्कर दे चुके हैं, उनसे उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में फिर से चुनावी समर में कूदें और शायद उनको जीत भी मिल सकती थी। जिस प्रकार से पिछली बार और उससे पिछली बार भी उन्होंने कड़ी टक्कर दी, तो तीसरी बार उनके साथ एक तो सिंपैथी थी, सहानुभूति थी जनता की। दूसरा, उन्होंने काम किया है सामाजिक क्षेत्रों में हो, लोगों के दुख दर्द से कंधे मिलाकर वो जुड़े रहे हैं। तक कहीं निर्धन कन्याओं की उन्होंने शादी की, कहीं जो क्षेत्र में बीमार हैं उनके लिए उन्होंने हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई, उनको आर्थिक मदद पहुंचाई। खेल से जुड़ी गतिविधियों में भी वो आर्थिक मदद देते रहे। तो जाहिर सी बात है कि तीसरी बार शायद जनता की सहानुभूति उनके साथ थी। उनका जो विगत 10-12 सालों का जनता के बीच जो एक छवि थी, वो छवि का भी उनको फायदा मिलता। लेकिन इस बार वो भी चूक गए और वो भी ऐसा पता नहीं उनको क्या लोभ प्रलोभन या लालच दिया गया कि वो भी चुप्पी और दम साध के मौन रहे। और जो वहां पे प्रत्याशी हैं आशा नौटियाल, उनके साथ ही खड़े दिखाई दिए। तो चुनावी पंडितों का कहना है कि कहीं ये कुलदीप रावत की आगामी भविष्य में बहुत बड़ी राजनीतिक भूल तो साबित नहीं होगी। और ये कुलदीप रावत के लिए ही नहीं बल्कि ऐश्वर्या रावत के लिए भी कहा जा रहा है कि उन्होंने चुनावी समर में न कूद कर कहीं अपने राजनीतिक सफर का अंत तो नहीं कर दिया है, या अपने पांव पे अपने आप ही कुल्हाड़ी तो नहीं मार दी है, या फिर कहीं उनका राजनीतिक सफर जो कि इस समय निर्णायक दौर में था, कहीं वो खात्मे की ओर या अंधेरे गर्तों की ओर तो नहीं चला जाएगा, या फिर इसके उनको भविष्य में और फायदे मिलेंगे, ये भी भविष्य की गर्त में ही छुपा हुआ है। इस पे जो भी चर्चा है वो भविष्य में ही बताएगा कि आखिर उनका ये फैसला उनके लिए कितना मुनाफे का सौदा होता है या नुकसान का सौदा साबित होता है। तो बहरहाल मुकाबला जो मनोज रावत है वो भी पुराने चेहरे हैं, और अब जो भी पुराने चेहरे हैं उन्होंने भी कोई ऐतिहासिक काम नहीं किया है क्षेत्र में जिसके लिए उनको याद किया जा सके। जाहिर सी बात है, मुट्ठी भर गिनाने का भी हम अगर काम बताएं, जो गुणवत्ता की समीक्षात्मक मूल्यांकन करें और गुणवत्ता के मानकों पे उपयोगिता की कसौटी या वक्त की कसौटी पे अगर खर उताराएं, उसका विश्लेषण इवैल्यूएशन करें, तो उन्होंने भी कोई ऐतिहासिक काम नहीं किया है, उन्होंने भी कोई मील का पत्थर नहीं गढ़ा है, उन्होंने भी कोई नया इतिहास नहीं बनाया है या इतिहास की धारा, दशा और दिशा नहीं बदली है, बल्कि इतिहास ही दोहराया गया है ज्यादा मौकों पर। जो चलता आया है राम भरोसे वही चलता रहा है और वही चीजें बार बार रिपीट होती रही है। यानी इतिहास बनाने की दिशा में कभी कोई कैंडिडेट बढ़ा नहीं है, उसने सिर्फ पुराने इतिहास को ही दोहराया है। तो उपलब्धियां कुछ खास नहीं है, क्या मनोज रावत कहें क्या आशा नौटियाल कहें, उपलब्धियों के नाम पे कुछ नहीं है।
उनके पास, जिसके कारण वो जनता के बीच जाएं और दीर्घकालिक उपलब्धियों के रूप से भी देखें। ऐसी कोई उपलब्धियां हैं नहीं। लेकिन सवाल एक चीज और है कि अभी भी उनके पास मौका है, क्योंकि पुराने चेहरों पे फिर से दांव खेला गया है। जाहिर सी बात है, उनको एक मौका और है। क्या पता वो जाते जाते कुछ ऐतिहासिक काम कर जाएं क्षेत्र में, तात्कालिक रूप से भी और दीर्घकालिक रूप से भी, जिसके तात्कालिक और दूरगामी दोनों प्रकार के फायदे जनता जनार्दन, प्रकृति, पर्यावरण है और भौगोलिक विविधता है, उन सभी को के संरक्षण, संवर्धन और उसका को समृद्ध बनाने में वो कोई योगदान दे पाए, कोई मील का पत्थर गाड़ पाए या कोई इतिहास। तो ये उनके पास मौका है। अब वो इतिहास गढ़ते हैं, नहीं गढ़ते हैं, क्या करते हैं, क्या। तो बहरहाल टक्कर तो कांटे की है वहां पे। और वहां पे निर्दलीय विधायक के रूप में एक ही आदमी है जो टक्कर देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, वो हैं त्रिभुवन चौहान। उनके बारे में कहे जा रहे हैं कि अब मत चूको तुम चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता था। अब देखना है कि चौहान जी चूकते हैं, नहीं चूकते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। बहरहाल त्रिभुवन चौहान जो लोकार्पण उनका चैनल है, पत्रकारिता से वो राजनीति में गए हैं और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में केदारनाथ विधानसभा पर में ताल ठोंक रहे हैं। और वो जनता के विश्वास पे कितना खरा उतरते हैं, क्योंकि केदारनाथ की जनता का भी कोई भरोसा नहीं रहा है। वहां की जनता क्या बोलती है, क्या करती है, ये आज तक हमारी भी सोच समझ से परे रहा है। कि राष्ट्रीय पार्टियों के प्रति उनके विरोध के स्वर मुखर रहते हैं हमेशा से ही, लेकिन जिताते वो राष्ट्रीय पार्टियों को ही हैं। और वो भी 200-400 वोटों से नहीं, 2-4 हजार वोटों से नहीं, बल्कि 10-10 हजार, 20-20 हजार, 14-14 हजार, 16-16 हजार वोटों से जिताते हैं। तो अब ये क्या कहेंगे, जनता की कथनी और करनी में अंतर है, या जनता का ही कोई भरोसा नहीं है। जनता कहीं कहीं नावों में सवार रहती है, वहां कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो त्रिभुवन चौहान भी वहां पे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोंक रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, केदारनाथ हो या बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो या यमुनोत्री हो, या गढ़वाल की जो भी सीटें रहे हैं, लोकसभा हो या विधानसभा की 6 सीटें हों, निर्दलीय उम्मीदवार या क्षेत्रीय पार्टियां वहां कभी भी जीत दर्ज नहीं कर पाई हैं। जबकि भारत के अन्य राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का उभार पहले भी था, बीच में कुछ कम हुआ। 90 के दशक में क्षेत्रीय पार्टियों का उभार बिल्कुल अपने एक पीक पर था। उसके बाद वो कम होता गया, फिर से राष्ट्रीय पार्टियों का दौर आया, लेकिन अभी फिर से क्षेत्रीय पार्टियों का उभार है। आप दक्षिण भारत में जाइए, आपको तेलुगु देशम वहां मिल जाएगी, आपको द्रविड़ मुनेत्र कड़गम मिल जाएगी, डीएमके जिसका नाम है, एआईएडीएमके वहां पे मिल जाएगी पार्टी, ओवैसी की पार्टी वहां पे आपको मिल जाएगी। वेस्ट बंगाल में आपको लेफ्ट पार्टियों का भी दखल मिलेगा, तो आपको टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी मिलेगी, तृणमूल कांग्रेस। महाराष्ट्र में जाइए तो महाराष्ट्र में कई छत्रप हैं। महाराष्ट्र में आपको अजीत पवार साहब मिल जाएंगे, आपको जो एमएनसी मिल जाएगी, यानी मनसे है वहाँ पे, और उसके अलावा शिवसेना भी वहाँ पे मिल जाएगा। शरद पवार की पार्टी वहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मिल जाएगी। ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा आपको मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ हो या फिर झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार में आरजेडी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी मिल जाएगी। हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, कमोबेश पंजाब में जहाँ की अकाली दल भी है, तो आम आदमी पार्टी भी अपना वजूद रखती है। लेकिन उत्तराखंड में न तो यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल एक पार्टी थी, उसके अलावा बहुत सारी पार्टी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, उत्तराखंड जनवादी पार्टी, उत्तराखंड रीजनल पार्टी, तमाम पार्टियां बनी, पहले से बनती आई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि यहाँ न तो निर्दलीय कोई जीत पाते हैं और न ही क्षेत्रीय पार्टियों की कोई
प्रतिनिधि यहाँ पे जीत पाते हैं। अब ये गलती क्षेत्रीय पार्टियों के प्रतिनिधियों की है या निर्दलीय उम्मीदवारों की है या फिर जनता जनार्दन की ही गलती है कि उनको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पार्टों में पिसने की आदत पड़ चुकी है। जैसे दो पार्टे होते हैं ना चक्की के, उसमें पिसने की आदत पड़ती है गेहूं को, वैसे हो सकता है इनको भी बीजेपी बनाम कांग्रेस के पार्टों में पिसने की आदत पड़ चुकी हो। जी, ये बात है। तो बहरहाल अब वहां पे चुनाव तो वहां पे त्रिभुवन साहब जीत पाते हैं या उनको एक चेज कर पाते हैं, डिफीट कर पाते हैं या कड़ा मुकाबला देते हैं उनको, ये देखना बाकी है। आशा नौटियाल और मनोज रावत के बीच भी जो मुकाबला है, जो घमासान है, वो कम नहीं है। केदारनाथ की देश के लोकसभा चुनावों का इस बार कुछ पता नहीं चला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था अब की बार 400 पार, कांग्रेस ने कहा अब की बार 200 पार, लेकिन न तो कांग्रेस 200 पार हुई, 200 पार क्या 100 पार भी नहीं हो पाई, और भारतीय जनता पार्टी 400 पार तो छोड़िए 300 पार भी नहीं हो पाई, 250 पार भी नहीं हो पाई। ऐसे ही केदारनाथ विधानसभा के हालात भी हैं कि जनता का क्या मन है, जनता वहां तो और भी अनिश्चितताएं हैं, राष्ट्र से भारत के अन्य क्षेत्रों से ज्यादा अनिश्चितताएं हैं। केदारनाथ की जनता का मूड क्या रहता है कुछ कहा नहीं जा सकता, उसी का विरोध करती है, उसी को जिताती है, ऐसा भी हमने देखा है। और तो बहरहाल इन चीजों को अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो अब आने वाले 20 तारीख का दिन होगा, और उसके बाद ही जैसे जो प्रत्याशियों का भविष्य है वो मतदान मशीनों में, ईवीएम मशीनों में कैद हो जाएगा। उसके बाद 23 तारीख को जब डिक्लेयर होगा उसके बाद ही पता चलेगा। बहरहाल हम आपको थोड़ा जानकारी देते हैं, अगर आप थोड़ा इतिहास के पन्नों में भी ले जाते हैं और उस इतिहास के पन्नों को वर्तमान परिदृश्य से भी जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। जो रुद्रप्रयाग जो केदारनाथ विधानसभा सीट है उसमें अगस्त्यमुनि जखोली वो 21वें विकास खंडों को मिलाया गया है। विकासखंड अगस्त्यमुनि, विकासखंड ऊखीमठ और अगस्त्यमुनि जखोली, इनकी सीमाएं जो है, इस विधानसभा की सीमाएं बद्रीनाथ विधानसभा से भी लगती हैं, कर्णप्रयाग विधानसभा से भी लगती हैं, रुद्रप्रयाग, घनसाली और गंगोत्री विधानसभा क्षेत्रों से भी लगती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि केदारनाथ विधानसभा उन गिने चुने विधानसभाओं में है जहां महिला वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। जी, ये एक कह सकते हैं कि, और महिलाएं वहां पे ज्यादा वोट करती हैं, ये भी एक दिलचस्प पहलू है और शायद अच्छी बात भी है लोकतांत्रिक दृष्टि से देखें, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी मतदान में ही नहीं सभी क्षेत्रों में बढ़े वो ज्यादा बढ़िया है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यावसायिक क्षेत्र में हो, औद्योगिक क्षेत्र में हो, कृषि क्षेत्र में हो या ग्रामीण या कस्बाई विकास के क्षेत्र में हो, रोजगार और विकास के क्षेत्र में हो, महिला जागरूकता के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को अधिकाधिक बढ़ाने की जरूरत हमेशा से रही है। तो वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव को ही लें तो तब लगभग 69.61 यानी 69.61% महिलाओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था, लगभग 70%। जी, जबकि पुरुषों का मत प्रतिशत महज 60.29 रहा था, लगभग 60.5%, यानी महिलाओं से तकरीबन 10% कम। तो आप वो कर सकते हैं। और जो लिंगानुपात है, क्या कह सकते हैं उसको, जो रेशियो है उसका, वो भी ज्यादा है। वहां पे महिलाएं 1000 पुरुषों पे तकरीबन 1031 या इस प्रकार महिलाओं का ज्यादा है, अब तो बढ़ भी गया है शायद।
तो इस सीट पे चुनाव का परिणाम देखें तो 2002 में हुई पहले विधानसभा चुनाव में आशा नोटियाल को टिकट दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो जीती। 2007 में दोबारा जीती। इसीलिए मैं कह रहा था कि उनको ऐसा नहीं है कि ऐतिहासिक काम करने के लिए उनको मौके नहीं मिले, मौके दिए गए, दो बार मौके मिले उनको। दो तो छोड़ो, तीन बार, अब की बार तो उनको सीधे प्रदेश अध्यक्ष ही बनाया गया था महिला मोर्चा का, लेकिन वो विफल रही किसी भी ऐतिहासिक कार्य को करने में। सिर्फ उनके कुछ चुनिंदा समर्थक हैं कुछ गांवों में, 2-4 गांव, प्रत्येक गांव से 2-4, और सफलता के नाम पे वही कह सकते हैं हम। बाकी 2017 में जो शैला रानी रावत है वो 2022 में जीती थी, 2012 में भी जीती थी। हाँ, कुछ अगर मूल्यांकन करें तो मनोज रावत और आशा नोटियाल की तुलना में उनका ज्यादा दखल था राजनीति में। क्षेत्र के कार्यों को करवाने के लिए भी अब कार्य हुए नहीं हुए, उन्होंने सरकार पे ज्यादा दबाव डाला। कह सकते हैं कि वो ज्यादा दमदार नेता थी उन दोनों में से, जिसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये कोई हमारा कोई दिस इज नॉट आवर पर्सनल ओपिनियन, जो पब्लिकली हम इस बात को कह रहे हैं, और जो भी राजनीतिक पंडित है वो यही कहेंगे कि काम हुए नहीं हुए, लेकिन हम इन चीजों की गवाह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री से भी बेधड़क बोलती थी, लड़ जाती थी कई बार, और शैक्षिक क्षेत्र में हो अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने काम किए, लगातार सक्रियता दिखाई। तुलनात्मक रूप से देखें तो वो ज्यादा प्रभावी या मुखर थी राजनीतिक रूप से देखें तो 2012 में फिर शैला रानी रावत जीती। उसके बाद वो 2016 में शामिल हो गई थी भारतीय जनता पार्टी में। 12 विधायकों ने जब हरीश रावत सरकार से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में गए, उसमें सुबोध उनियाल भी थे, उसमें विजय बहुगुणा भी शामिल थे, उसमें सतपाल महाराज, हरक रावत, बहुत सारे लोग थे। तो बीजेपी में गए, लेकिन बीजेपी में 2017 में हार गई थी, जबकि मोदी लहर पूरे देश में चल रही थी। लेकिन उस समय आशा नोटियाल ने टिकट न मिलने के कारण बगावत की, और उनकी बगावत के चलते भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो इसीलिए चुनावी पंडित कह रहे हैं कि जब उस समय आशा नोटियाल बगावत कर सकती है, तो इस समय ऐश्वर्या रावत ने क्यों बगावत नहीं की, क्यों उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि उनको 8-10 हजार वोट भी मिलते तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में भी उनका कद बढ़ता, और कांग्रेस में भी जाने के लिए कांग्रेस में भी उनका कद, अन्य पार्टियां भी उनको हाथों हाथ दे सकती थी। क्योंकि कोई भी कैंडिडेट व्यक्तिगत अपने दम पे निर्दलीय अगर 10,000 छोटी सी विधानसभा में 10,000 12,000 सीटों को मतों को लेता है, तो निश्चित रूप से वो एक दमदार कद्दावर, उसकी भावी उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा अब सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आशा नोटियाल ने बगावत की, तो उसके बाद उन्होंने जो ज्यादा वोट, उनको काफी मात्रा में वोट पड़े, जीती नहीं वो, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि बगावत करने के तुरंत बाद उनको पार्टी में वापस लिया गया। न सिर्फ वापस लिया गया बल्कि उनको प्रदेश अध्यक्ष तक बनाया गया। जी, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप जीवन में अगर आप बगावत नहीं करेंगे, तो बिना बगावत का राजनीतिक रूप से देखें तो अगर आप बगावत नहीं करते हैं तो कई बार आपकी राजनीति शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देती है। क्योंकि अगर आपको खुद पर भरोसा है और आपका अपना पर्सनल वोट बैंक है, सहानुभूति का भी वोट बैंक आपको मिल रहा है, और आपके जो पीढ़ी के पुराने हैं, आपके परिजन हैं जो चुनावी मैदान में रहे हैं, उनके जो कार्य रहे हैं उनका भी आपको फायदा मिल रहा है, तो आप उसके बावजूद अगर बगावत करके निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी समर में नहीं कूदते हैं, तो फिर संभवतः राजनीतिक रूप से आप बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं भी हो सकते हैं। ये भी बात चलती है, होती आई है। अब तक एक नजर डालते हैं केदारनाथ विधानसभा सीट में कितने मतदाता हैं। वर्तमान में 90,875 मतदाता हैं, जिनमें से तकरीबन 45,956 महिला मतदाताएं हैं और 44,919 पुरुष मतदाता हैं। 2,849 सर्विस
मतदाताओं यानी जो सरकारी नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनकी भी संख्या है। 1092 दिव्यांग मतदाता हैं और तकरीबन 173 बूथ इस विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं। तो अगर पिछली बार चुनाव में जिस प्रकार से 65% के आसपास मतदान हुआ था, अगर इस बार भी 65% भी मतदान होता है तो आप लगा सकते हैं तकरीबन 50,000 या 55,000 मतदाता। अब एक चुनावी चलते चलते इसके अंतिम पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं। चुनावी मतदान का हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं। माना 55,000 वोट भी पड़ते हैं या 56,000 वोट भी पड़ते हैं, माना 56,000 वोट मान के हम चलते हैं, क्योंकि मतदान का प्रतिशत 60 और 70 के बीच रहता है। जाहिर सी बात है कि 56,000 मत पड़ते हैं और कैंडिडेट हैं वहां पे 5, और उनमें भी अगर पिछले चुनावों का भी थोड़ा हवाला दिया जाए, उन पे भी सरसरी नजर डाली जाए, तो कह सकते हैं कि वहां पे उत्तराखंड क्रांति दल है, उसको भी तकरीबन 2,000 वोट तो पड़ ही सकती हैं। वहां पे आम आदमी पार्टी है, उनको भी तकरीबन 2,000 के आसपास वोट पड़नी तय है। 4,000 वोट वो हो गई। और ज्यादा भी पड़ सकती हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। माना दोनों पार्टियों को 6,000 वोट पड़ते हैं मान के चलते, या 7,000 वोट पड़ते हैं, उसके बाद रहते हैं 49,000 वोट। अब माना 2,000 वोट नोटा को भी पड़ते हैं, अब रह जाते हैं 47,000 वोट। अब एक दो वहां पे एक और भी हैं निर्दलीय मेरे ख्याल से, माना 1,000 वोट उनको भी पड़ते हैं, तब रहते हैं 46,000 वोट। माना त्रिभुवन चौहान भी कड़ी टक्कर देते हैं और उनको भी तकरीबन 14,000 वोट पड़ते हैं या 15,000 वोट पड़ते हैं, तो फिर रह जाते हैं 46,000 में से महज 32,000, 33,000 मान के चले। अब 33,000 में मनोज रावत और आशा नोटियाल 50-50 में आ जाते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट 19,000, 18,000, 19-20,000, जो भी कैंडिडेट 19-20,000 वोट ले जाएगा उसकी जीत तय है जी। 20,000 प्लस या 19,000 प्लस 20,000 प्लस मान के ही चले, उसकी जीत तय है। अब ये देखना बाकी है कि वो कौन होगा। आप कह सकते हैं कि वो मनोज रावत भी हो सकते हैं, वो आशा नोटियाल भी हो सकती है, वो त्रिभुवन चौहान भी हो सकते हैं। तो ये सवाल बड़ा है, और जो भी जीत दर्ज करेगा निश्चित रूप से, क्योंकि देश दुनिया की नजर लगी हुई है इस चुनाव पे, तो बड़ी बात होगी, पार्टी के लिए भी होगी, उत्तराखंड में भी पार्टी जो है उसके लिए भी होगी। निर्दलीय जुड़ता है, जीतता है, उसके लिए भी होगी, क्षेत्र के लिए भी होगी, पार्टी के लिए भी बड़ी बात होगी, और राज्य के लिए राज्य की राजनीति में भी ये बड़ी बात होगी। तो काफी सतह सियासत की समीकरण और ताना बाना बदल देगी, ये भी सवाल है। तो बहरहाल जो भी कैंडिडेट उठे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। केदारनाथ भगवान के कपाट भी शीतकाल प्रवास के लिए बंद हो चुके हैं। पंच केदारों में भी कुछ केदार के रुद्रनाथ जी के कपाट बंद हो चुके हैं, तुंगनाथ जी के भी हो चुके हैं, और संभवतः मध्यमेश्वर भगवान के भी कपाट जल्द बंद हो जाएंगे। कल्पेश्वर जी के तो होते नहीं है, वो 12 महीने लगभग खुले रहते हैं, और गंगोत्री माँ गंगा कपाट बंद हो चुके हैं, और बद्रीनाथ के भी कुछ समय बाद बंद हो जाएंगे। तो बहरहाल सभी ये जो उम्मीदवारों को शुभकामनाएं, आपको मौके दिए जाएंगे। जो भी जीतता है वो भी क्षेत्र के लिए काम करे, क्षेत्रीय हितों से जुड़े, क्षेत्र के जल जंगल जमीन और संसाधनों के संरक्षण संवर्धन का काम करे, क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी सेवाओं के विकास और विस्तार के लिए काम करे,
और क्षेत्र में रोजगार, विकास, पर्यटन, तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए भी काम करें। और क्षेत्र की धार्मिकता, आध्यात्मिकता, जो सांस्कृतिक पहचान है, जो वहाँ का प्रकृति पर्यावरण है समृद्ध, तो प्राकृतिक समृद्ध प्राकृतिक वहाँ की विरासत है या भौगोलिक विविधता, जैव विविधता वहाँ है, उसके भी संरक्षण संवर्धन में अपना योगदान दें। ये हमारी दरख्वास्त है, गुजारिश है। प्रत्येक उम्मीदवार से जीत हार अपनी जगह पे है, आप जीत हार से ऊपर उठकर काम करें, वो ज्यादा बड़ी बात होती है। क्योंकि कहा जाता है कि जीत हार बड़ी बात नहीं होती है, या फिर सुख दुख भी बड़ी चीज नहीं होती है। बड़ी चीज होती है कि आप इनसे ऊपर उठें। आप में इतना जज्बा होना चाहिए कि आप सुख दुख से और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर, संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर काम करें, हार जीत से ऊपर उठकर काम करें, तो फिर तो परमार्थिक काम ज्यादा होते हैं। आप न सिर्फ लोगों के दिलों में धड़कन बन के धड़कते हैं, बल्कि आप जल, जंगल, जमीन, समृद्ध प्रकृति, पर्यावरण, सभी जगह आपकी गूंज सुनाई देती है। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ही नहीं, बल्कि संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए आप काम करते हैं। अगर आप व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर काम करना शुरू करते हैं, आप हार जीत के से भी ऊपर उठ के काम करना शुरू करते हैं। और खासकर उत्तराखंड केदार बद्री की भूमि है, केदारखंड है, वो वहाँ से हमारे जो आर्य संस्कृति है, हमारी सनातन शाश्वत भारतीय संस्कृति है, उसका वो केंद्र बिंदु रहा है पहले से ही। हमारी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास का गवाह भी रहा है। हमारी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास का शुरुआत भी वहीं से हुई है। तो हिमालय किस रूप में, कितने रूप में, कितने बहुउद्देशीय और बहुआयामी रूप में हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको हमें जानना है। और जो भी हिमालय में रहते हैं, उन प्रत्येक आदमी को, और जो वहाँ तीर्थयात्री या श्रद्धालु बन के भी जाते हैं, उनको उन चीजों का ध्यान जरूर होना चाहिए। तो बहरहाल इसी कामना के साथ कि आप लोग सभी लोग साथ मिलके, एकजुट होके, एक मत होके एक मंच पे आएं और परमार्थिक कार्य हों या सार्वजनिक और संगठनात्मक कार्यों के लिए टीम वर्क बनाकर काम करें। व्यक्तिगत मतभेद कितने ही हों, व्यक्तिगत मतभेदों को भुलाकर सार्वजनिक और संगठनात्मक उद्देश्यों के लिए एक मंच पे आए। उसके उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने सारे विरोधी पक्ष और विपक्ष के सारे दलों को एकजुट करके एक मत बनाकर एक मंच पर ले आए थे। वो आपने देखा होगा, जो जयललिता हो गया, करुणानिधि हो गया, ममता बनर्जी हो गया, जो एक दूसरे का ध्रुव विरोधी थे, शिवसेना हो गई, सभी को वो एक मंच पे लाए। ये बड़ी उपलब्धियां थी और ये एक कद्दावर और खांटी नेता की विशेषता मानी जाती है। व्यक्तिगत छोटे मतभेद हमारे कितने ही हों, लेकिन सार्वजनिक हितों और संगठनात्मक हितों से जुड़े हुए मुद्दों पे हमें एक मत, एकजुट होकर एक मंच पे आना ही होगा। तो बहरहाल आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, क्षेत्रवासियों को भी शुभकामनाएं। और जय बद्री, जय श्री केदार, जय बद्री विशाल, जय गंगा, जय यमुना माता, और वंदे मातरम, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, हर हर महादेव के साथ हम यहीं अपने शब्दों को विराम देते हैं। इस वादे के साथ एक और वीडियो एपिसोड के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।